गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो देखिए, आपका जो मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था एचआरएम के बारे में, आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है और इसके फीचर्स क्या होते हैं, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, मैनेजमेंट ऑफ वी कैन से एम्प्लॉयज़, कि कितने लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, उनको प्लान करना, उनको मैनेज करना, वो सारा कुछ किस में आता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। आप देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्कोप एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, क्या इसका वर्किंग एरिया है। तो उसका स्कोप बहुत वाइड है ना। अब देखिए, सबसे पहले जो आपकी बुक में दिया हुआ स्कोप एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मैन पावर प्लानिंग की जाती है। जैसे कोई भी कंपनी जो ऑर्गेनाइज़ की जा रही है, उस कंपनी में सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है ना, कितनी पोस्ट वैकेंट है, मतलब जो काम है वो उसको करने के लिए कितने पर्सन चाहिए और कितने पर्सन आपके पास हैं, कितनी सीट वैकेंट है जिनकी रिक्वायरमेंट है। तो यही हमारी कहलाती है मैन पावर प्लानिंग। जो जरूरी नहीं वैकेंट हो, सरप्लस भी हो सकती है ना। सरप्लस होगी तो उनको निकाला जाएगा, और अगर जो है वैकेंट होगी तो उनको लगाया जाएगा। तो एक तो ये काम आता है इसमें, फर्स्ट जो फंक्शन है कि मैन पावर प्लानिंग की जाती है। फिर सेकंड देखिए, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज का किया जाता है। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनकी रिक्वायरमेंट है, जैसे फर्स्ट फंक्शन में हमने पढ़ा मैन पावर प्लानिंग, उसमें ये पढ़ा कि अगर कोई सीट वैकेंट है तो आपको क्या करना होगा? उनको रिक्रूट करना होगा। इससे रिलेटेड हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कि रिक्रूटमेंट कैसे कैसे की जाती है। तो इसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर है कि एप्लीकेशंस मंगवाना, एडवर्टाइजमेंट देना पहले, है ना। फिर जो एप्लीकेंट्स हैं उनको मोटिवेट करना कि वो आपकी कंपनी में अप्लाई करें। कितनी सीट्स हैं, कितनी एप्लीकेशंस आती हैं, वो सब देखा जाएगा। फिर आप सिलेक्शन का कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करोगे, मतलब इंटरव्यू कंडक्ट करोगे या रिटन टेस्ट लोगे, किस तरह से आप ये डिसाइड करोगे कि दिस पर्सन इज़ सूटेबल फॉर दिस पोस्ट, है ना। उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड की जाएगी। फिर सपोज़ आपने सिलेक्शन भी कर लिया, उसके बाद आप उसको प्लेसमेंट कहाँ दोगे। ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ही प्लेस पर हो, उसकी अलग अलग ब्रांचेस भी हो सकती हैं अलग अलग जगह पर। तो सही पर्सन को सही जगह पर सही काम प्रोवाइड करना, ताकि उसके जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो और आप उसका पूरा बेनिफिट उठा सकें। तो ये इसके अंदर आता है फंक्शन। उसके बाद देखो, आपने रिक्रूटमेंट तो कर ली, आपने उसकी प्लेसमेंट भी कर दी, बट वो भी नया है कंपनी को लेकर। तो जब वो कंपनी के एटमॉस्फेयर के बारे में अभी कुछ नहीं जानता, तो आप उसको कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। इंडक्शन ट्रेनिंग जैसे हम कहते हैं कि स्टार्टिंग में जो ट्रेनिंग दी जाती है वो इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, तो वो प्रोवाइड करना, और उससे उसका क्या होगा? डेवलपमेंट। तो थर्ड फंक्शन हमारा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन इफेक्टिव मैनर, ताकि जो काम आप उससे करवाना चाहते हैं वो उसको एफिशिएंट वे में परफॉर्म करें। उसके बाद देखो, आपने उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, चाहे वो इनसाइड थी चाहे वो आउटसाइड थी। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हमारा आएगा परफॉर्मेंस अप्राइजल का, कि आपने जो काम उसको जैसा करने के लिए कहा था, क्या उसने वैसा किया। उसके परफॉर्मेंस को अप्राइजल करना, उसका मूल्यांकन करना, और ये देखना कि कहाँ कमी रह गई। जो टारगेट आपने सोचे थे कि ये एम्प्लॉय इतना काम कर लेगा, लेकिन वो उतना नहीं कर पाया, है ना। तो उसके क्या रीज़न्स थे, उसके लिए करेक्टिव मेजर्स अडॉप्ट किए जाएंगे। कि ये देखा जाएगा कि वो पर्सन क्या उस प्लेस के लिए सूटेबल है। हो सकता है उसकी पोस्टिंग गलत हो गई हो, उसकी क्वालिफ़िकेशन कुछ और है, उसका इंटरेस्ट कुछ और है, और आपने कोई और काम उसको दे दिया, है ना। तो उसकी ट्रांसफ़र, उसकी प्रमोशन या डिमोशन, है ना, इस ये ताकि उसका काम जो है बेटर हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये भी हमारा किस में आता है? एचआरएम में। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स, मोटिवेशन ऑफ वर्क फोर्स बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, कि वर्कर्स को मोटिवेट करना ताकि वो अपनी इच्छा से काम करें। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सोचकर काम करें कि क्योंकि उनको काम दिया गया इसलिए वो काम कर रहे हैं, बल्कि उनका खुद का इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो मॉनेटरी मोटिवेशन भी दिए जाते हैं और नॉन मॉनेटरी भी दिए जाते हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा, मॉनेटरी जैसे सैलरी बढ़ा देना, उनको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस देना, प्रॉफिट का शेयर देना, है ना। इस तरह से मॉनेटरी मोटिवेशन दिए जाते हैं। और नॉन मॉनेटरी कि उनका स्टेटस बढ़ा देना, उनकी प्रमोशन कर देना, सैलरी वही है लेकिन प्रमोशन कर दिया। तो इस तरह से कुछ नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन देकर भी जो वर्कर्स हैं उनको आप जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं। और उसके बाद देखो, नेक्स्ट जो उसका वर्किंग एरिया उसमें आता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ शुड बी गिवन बाय अ प्रॉपर मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, और वी कैन से मेंटेनिंग कॉम्पनसेशन प्लान, कि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको जो रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, उनकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं,
है ना। अगर नहीं है तो उनको कुछ नॉन मॉनेटरी कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएँ ताकि वो सेटिस्फाई हो जाएँ। उसके बाद देखो सोशल सिक्योरिटी, कि जो वर्कर्स हैं उनको सिक्योर्ड फील हो कंपनी के अंदर, सोशल वेलफेयर के कुछ काम किए जाएं। जैसे सपोज़ कंपनी का कोई स्कूल है, कंपनी का कोई हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर उनको फैसिलिटी दी जाए कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको उनके जो बच्चे हैं वहाँ पर वो पढ़ सकते हैं, या जो हॉस्पिटल है वहाँ से मेडिसिन ले सकते हैं, या कोई क्लब बनाया हुआ है कंपनी का जिसका बेनिफिट वो ले सकते हैं। तो इस तरह से सोशल सिक्योरिटी की फीलिंग उनके अंदर आए, एम्प्लॉयज़ के अंदर, वो भी इसका पार्ट है। नेक्स्ट है रिव्यू एंड ऑडिट ऑफ पर्सनल पॉलिसीज़, कि जो भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर, एम्प्लॉयज़ को लेकर, उसका टाइम टू टाइम ऑडिट किया जाए और ये देखा जाए कि जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो पॉलिसीज़ सही में इम्प्लीमेंट हो रही हैं नहीं हो रही, और जो रिज़ल्ट्स हैं वो फेवरेबल आ रहे हैं या नहीं, है ना। तो ये देखो स्कोप को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो है वेलफेयर एस्पेक्ट, वेलफेयर किसका, ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ का, कि जो भी काम किया जाए वो वर्कर्स के वेलफेयर के लिए की जाए, जिसमें एक जैसे बताया कि हॉस्पिटल अगर कंपनी का है तो उसका बेनिफिट उनको दिया जाए, अगर स्कूल है तो उसका बेनिफिट दिया जाए, अगर कैंटीन की फैसिलिटी है कंपनी के अंदर तो उसका बेनिफिट भी एम्प्लॉयज़ को दिया जाए कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको लंच प्रोवाइड किया जाए, है ना। और कल्चरल एक्टिविटीज़, कल्चरल प्रोग्राम टाइम टू टाइम होने चाहिए। और क्रच फैसिलिटी जो आजकल मोस्टली कंपनीज में दी जाती हैं कि फॉर फीमेल एम्प्लॉयज़ उनके जो बच्चे हैं उनका वहाँ ध्यान रखा जाता है। हाउसिंग लोन फैसिलिटी, है ना, इस तरह की फैसिलिटी जो कि आजकल एम्प्लॉयज़ चाहते हैं, ये हमारे आते हैं वेलफेयर एस्पेक्ट में। उसके बाद देखो पर्सनल एस्पेक्ट, पर्सनल एस्पेक्ट में वही आता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, है ना, इंडक्शन प्रोग्राम चलाए जाते हैं, प्रमोशन एंड डिमोशन, ट्रांसफ़र, ये सारी एक्टिविटीज़ किस में आती हैं, पर्सनल एस्पेक्ट में। और एक है इंडस्ट्री रिलेशन एस्पेक्ट, ये स्कोप के ही 3 पार्ट बता रखे हैं ब्रीफ में। तो देखो इसमें क्या आता है कि लेबर मैनेजमेंट का क्या रिलेशन है उसको इम्प्रूव करना, म्यूचुअल कंसल्टेशन, कि जो भी डिसीज़न लेना है एम्प्लॉयज़ की सलाह से लिया जाए, एम्प्लॉयज़ को भी बुलाया जाए। और इसी तरह से प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कि अगर सपोज़ आप एम्प्लॉय से ज़्यादा काम कराना चाहते हैं तो आप उनको प्रॉफिट में शेयर दे सकते हैं, तो उसको बार्गेन करना कि वो इतना काम एक्स्ट्रा करेंगे तो उनको क्या दिया जाएगा, है ना, सौदेबाजी जिसको हम कहते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस में आती हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन में। तो आई थिंक ये स्कोप क्लियर हो गया होगा। इसको हम स्कोप कह सकते हैं, फंक्शंस कह सकते हैं, वर्किंग एरिया कह सकते हैं, तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है फॉर ए ऑर्गेनाइजेशन और वी कैन से फॉर ए सोसाइटी। तो देखिए सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशनल सिग्निफिकेंस, कि क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले देखो किसी भी कंपनी में जो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे बताया था, भी एक यंग डिसिप्लिन है ना, बहुत पुराना नहीं है, 19वीं सेंचुरी में ही आया है, 19वीं सेंचुरी में ही आया है। तो इसका जो डेवलपमेंट है अभी इतना नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी इम्पोर्टेंस को समझा जाने लगा है। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहला इसका जो मेन काम है वो क्या है, अट्रैक्ट करना ह्यूमन बींग्स को, मैन पावर को, ताकि आपके पास जो है वो टैलेंटेड मैन पावर आए, और उसके बेस पर मतलब आप जो रिक्रूटमेंट करें, जो सिलेक्शन करें, वो एक ऐसे कैंडिडेट का करें जो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कंपनी को प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर सके। सेकेंड, डेवलपिंग द नेसेसरी स्किल एंड राइट एटीट्यूड अमंग द एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयज़ के बीच में एक राइट एटीट्यूड जो है वो डेवलप करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, उनका डेवलपमेंट करके, उनको डिफरेंट इंडक्शन प्रोग्राम प्रोवाइड करके, ताकि जो है वो काम को वो सही ढंग से कर सकें। और उनका जो गोल है, कंपनी का जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको इफ़ेक्टिव मैनर में जितने रिसोर्सेज हैं उनको 100% यूटिलाइज़ करके वो कंपनी के गोल को अचीव कर सकें। इसी तरह से इंश्योरिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन विल हैव इन फ्यूचर अ टीम, तो टीम वर्क की तरह वो काम करें और डेडिकेटेड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए काम करें। इसी तरह से सिक्योरिंग विलिंग कॉपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ थ्रू मोटिवेशन, की मोटिवेशन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करें और उनका पूरा कॉपरेशन उनको जो है वो अचीव हो। तो ये तो हमारा कुछ कि ऑर्गेनाइजेशन सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद देखिए सोशल सिग्निफिकेंस, कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका कुछ सोशल सिग्निफिकेंस भी है। अब समाज के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला ये बैलेंस मेंटेन करके रखता है बिटवीन द जॉब अवेलेबल एंड जॉब सीकर्स, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये देखता है कि कितने पर्सन्स ऐसे हैं जिनको कि जॉब की रिक्वायरमेंट है
और कितने पर्सन्स ऐसे हैं जो या कितनी कंपनीज ऐसी हैं जो कि जॉब प्रोवाइड कर रही हैं। तो एक बैलेंस एस्टेब्लिश करता है ये कि जॉब अवेलेबल एंड जॉब सीकर्स के बीच में। और सेकेंड, प्रोवाइडिंग मोस्ट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम विच सोशो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन कैन बी डिराइव्ड। तो जो पर्सन्स हैं जब वो काम करते हैं और उनको उनके अकॉर्डिंग काम के अकॉर्डिंग सैलरी भी मिलती है तो वो सेटिस्फाइड रहते हैं, है ना। इसी तरह से कोई उनके जो रिलेशन है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में वो भी अच्छे एस्टेब्लिश होते हैं। तो उनके बीच में कोई कोई जो है वो डिस्टर्बेंस नहीं होती, कोई झगड़े नहीं होते। इसी तरह से नेक्स्ट देखो आता है प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस। प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहला, प्रोवाइडिंग मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उसको पूरा मौका मिलता है अपने आप को प्रूव करने का, क्योंकि उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, तो जो भी अपॉर्चुनिटी है उसका फ़ायदा वो उठा सकते हैं। इसी तरह से हेल्दी एनवायरनमेंट उनको मिलता है, हेल्दी रिलेशंस मिलते हैं, है ना। एम्प्लॉयर के साथ हेल्दी रिलेशन बनाने का मौका मिलता है और काम सही ढंग से बंटवारा हो जाता है। पर्सनल की जो डिग्निटी है ना, वो मेंटेन करने का उसको मौका मिल जाता है वर्क प्लेस पे। तो इस तरह से कुछ प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस भी है। और वी कैन से कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इस इम्पोर्टेंस के होने के बाद अब एक अलग से डिसिप्लिन बन गया है और हर कंपनी इसकी इम्पोर्टेंस को समझ रही है। और इसी वजह से हर कंपनी में एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है और ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजर हैं वो भी काम कर रहे हैं।